गुड आफ्टरनून। हाँ जी, तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक टॉपिक होमवर्क दिया था, रीड करने के लिए दिया था। हाँ, इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन। मुझे नहीं लगता कि एग्जाम में इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और ये सेम फाउंडेशन में था कि क्या हो जाता है रजिस्ट्रेशन से। अगर कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हो गया तो क्या हो जाएगा। फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। और मुझे कैसे पता लगेगा कंपनी कब इनकॉर्पोरेट हुई है, ये कहाँ स्पेसिफाइड होती है, इन सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। जितने भी सब्सक्राइबर हैं ये क्या बन जाते हैं, बिकम मेंबर, ठीक है। ये क्या बन जाएंगे, मेंबर बन जाएंगे। और इन्हें कैसे जाना जाएगा, बॉडी कॉर्पोरेट के तौर पे। बॉडी कॉर्पोरेट मतलब कंपनी। सपोज 5 दोस्त हैं, उन्होंने मिलकर एक प्राइवेट कंपनी बनाई, तो कंपनी बनने के बाद उन पांचों दोस्त को हम क्या बोलने लगेंगे, कंपनी। जैसे पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स को कंबाइन करके क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप फर्म ना। और यहां पर क्या बोलेंगे, कंपनी बोलेंगे, ठीक है, ओके। और ये जो बॉडी कॉर्पोरेट होगी ये कैपेबल होगी, इसके पास पावर होगी किस चीज की। अब ये आज के बाद कोई भी काम जो करेगी, ऑल फंक्शन, ये खुद अपने नाम पे क्या करेगी, परफॉर्म करेगी। पार्टनरशिप फर्म में फंक्शन किसके नाम से परफॉर्म होते हैं, पार्टनर्स के नाम पे, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म की सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती। बट कंपनी की क्या है, सेपरेट लीगल एंटिटी है। आज के बाद कोई भी फंक्शन अगर होगा, कोई भी एक्टिविटी अगर होगी तो किसके नाम से होगी, कंपनी के नाम से होगी। फॉर एग्जाम्पल कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, कोई सामान बेचना है, लोन लेना है, किसी को लोन देना है, ये सब किसके नाम से होगा, कंपनी के नाम से होगा। इसका परपेचुअल सक्सेशन हो जाएगा। परपेचुअल सक्सेशन पता ही है, कंपनी मरती नहीं है जब तक इसका लॉ में वाइंडिंग अप ना हो जाए, ठीक है। कंपनी के पास पावर होगी एक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज प्रॉपर्टी। डिस्पोज मतलब ट्रांसफर। ये कोई भी प्रॉपर्टी खरीद सकती है, होल्ड कर सकती है, ट्रांसफर कर सकती है, चाहे वो मूवेबल प्रॉपर्टी हो, चाहे इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, चाहे टेंजिबल हो, चाहे इनटेंजिबल हो। कंपनी अपने नाम से क्या कर सकती है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। और बताओ कॉन्ट्रैक्ट होने से क्या होगा, अगर मेरा किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट है तो उस कॉन्ट्रैक्ट के अंडर मुझे कुछ राइट मिलेंगे और मेरी कुछ क्या होंगी, ऑब्लिगेशन। तो अगर मेरा राइट पूरा नहीं हो रहा है तो मैं उस सामने वाली पार्टी पे क्या कर सकता हूं, केस कर सकता हूं। और अगर मैं अपनी ऑब्लिगेशन परफॉर्म नहीं कर रहा हूं तो सामने वाला बंदा मुझ पे केस कर सकता है। यही चीजें थी। तो देखो इसको सिंपल समझे तो क्या समझेंगे, सब्सक्राइबर कौन होता है, जो कंपनी बनाने के लिए क्या कर रहा है, अप्लाई कर रहा है। सब्सक्राइबर कौन है, जो कंपनी बनाने के लिए अप्लाई कर रहे हैं। कितने होने चाहिए मिनिमम, ओपीसी में 1, प्राइवेट में 2, पब्लिक कंपनी में 7। तो ये कौन है, ये है सब्सक्राइबर। ये क्या है, ये है डॉक्यूमेंट फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। ये सारे डॉक्यूमेंट किसके पास जाते हैं, आरओसी के पास जाएंगे। आरओसी क्या करेगा, चेक करेगा कि डॉक्यूमेंट सही है या नहीं है। आरओसी ने चेक किया, सारे डॉक्यूमेंट ओके है। आरओसी क्या इश्यू करेगा, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। आरओसी क्या इश्यू करेगा, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इश्यू कर देगा। ये इस बात का प्रूफ है कि आपकी कंपनी बन गई है। जो डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में मेंशन की गई है उस तारीख से कंपनी एग्जिस्टेंस में आ जाती है। कंपनी कंपनी कम्स इनटू एग्जिस्टेंस फ्रॉम द डेट फ्रॉम द डेट mentioned in सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इस तारीख से कंपनी का जन्म हो गया। जिस तारीख से कंपनी का जन्म होता है सब्सक्राइबर क्या बन जाते हैं, मेंबर बन जाते हैं।
लो जी कंपनी बन गई, बधाई हो। अब इनको सब्सक्राइबर की जगह क्या वर्ड दिया जाए, मेंबर्स। सब्सक्राइबर बिकम मेंबर्स फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। और आज के बाद कंपनी अलग और मेंबर अलग, क्योंकि कंपनी की खुद की लीगल आइडेंटिटी होती है। आज के बाद हम सबको अलग अलग देखा जाएगा। इसे हम क्या बोलते हैं, कॉर्पोरेट वेल, सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी अलग है और मेंबर अलग है। अब कंपनी एक लीगल पर्सन है, कंपनी क्या है, लीगल पर्सन है। सारे कॉन्ट्रैक्ट किसके नाम से होंगे, कंपनी के नाम से। एसेट परचेज करनी है, एसेट बेचनी है, किसके नाम से, कंपनी के नाम से। कंपनी का क्या हो जाएगा, परपेचुअल सक्सेशन हो जाएगा, एटसेट्रा। ये सब फीचर आ जाएंगे रजिस्ट्रेशन से, ये सब पढ़ा है। कोई दिक्कत इसमें, चलो आगे। लिख लिया ना बेटा ये, आ जाओ। उसके बाद आते हैं पेज नंबर 16 पे, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। सबसे फंडामेंटल डॉक्यूमेंट है कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के लिए, पता है। ये कंपनी का चार्टर होता है या कॉन्स्टिट्यूशन होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कानून, संविधान, कानून कह सकते हो आप। तो ये कंपनी का कानून है। कंपनी का एमओए और कंपनी का एओए कंपनी के लिए क्या होता है, कानून। जैसे हम कानून के खिलाफ नहीं जा सकते, कंपनी अपने एमओए और एओए के खिलाफ नहीं जा सकती। समझ में आ गई। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब जिसके खिलाफ कोई नहीं जा सकता, ठीक है। जो संविधान में लिख दिया सभी को उसको फॉलो करना है, ऑल आर अबाइड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। तो सेम ऐसे ही कंपनी बन गई, कंपनी का एमओए और एओए कंपनी का क्या बन गया, कानून बन गया, कॉन्स्टिट्यूशन बन गया। कोई भी मेंबर या कोई भी ऑफिसर इसके अगेंस्ट नहीं जाएगा, ठीक है। मेमोरेंडम डिफाइन करता है कंपनी की रिलेशनशिप, इट डिफाइंस द रिलेशनशिप ऑफ कंपनी विद आउटसाइडर। कि आउटसाइडर कंपनी के अगेंस्ट क्या कर सकता है या कंपनी आउटसाइडर के अगेंस्ट क्या कर सकती है। हु डील्स विद कंपनी, आउटसाइडर का मतलब जो कंपनी के साथ डील करने आ रहा है वो कंपनी के साथ क्या ट्रांजेक्शन कर सकता है और क्या नहीं कर सकता, ये उसको पता होना चाहिए। कहीं पढ़ी थी ऐसी लाइन, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। हर वो बंदा जो कंपनी के साथ डील करना चाहता है, डील करने से पहले वो कंपनी का एमओए और एओए ना सिर्फ पढ़ ले बल्कि समझ भी ले, और उसके बाद ही वो डिसाइड करे कि मुझे कंपनी के साथ ये ट्रांजेक्शन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ठीक बात है। क्लोजेस की बात करते हैं। सबसे पहला क्लोज कौन सा आता है, नेम क्लोज। अच्छा नेम क्लोज, अब इसके लिए नोट्स बनवा रहा हूं। पहले एक बार क्लोजेस के नाम बता देते हैं फिर नोट्स पे चलेंगे। नेम क्लोज हो गया। उसके बाद दूसरा क्लोज कौन सा आएगा, सिचुएशन क्लोज। इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या मेंशन करना है, नेम ऑफ स्टेट ओनली। फुल एड्रेस नहीं होता यहां पर। फुल एड्रेस अभी क्यों नहीं होगा, अभी कंपनी इनकॉर्पोरेट ही नहीं हुई है। कंपनी इनकॉर्पोरेशन के बाद, कंपनी इनकॉर्पोरेशन के 30 दिन के अंदर अंदर कंपनी को अपना रजिस्टर्ड ऑफिस एस्टैब्लिश करके आरओसी को इन्फॉर्म करना होता है। क्लियर। तीसरा क्लोज कौन सा होता है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है भाई, ऑब्जेक्ट क्लोज। ठीक है। मेमोरेंडम स्टेट द ऑब्जेक्ट फॉर विच कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड, जिसके कारण कंपनी बनाई गई है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अच्छा क्या कंपनी कोई ऐसा काम कर सकती है जो कंपनी के ऑब्जेक्ट क्लोज से बाहर हो, कंपनी मतलब कंपनी का डायरेक्टर नहीं। कंपनी कैन नॉट डिपार्ट, डिपार्ट मतलब अलग होना, दूर होना, ठीक है। डिपार्ट अवे टू डू एनीथिंग बियॉन्ड इट्स ऑब्जेक्ट। कंपनी कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकती जो उसके ऑब्जेक्ट से बाहर हो, और अगर उसने ऐसा किया, एंड इफ डन, अगर कंपनी ने ऐसा कोई काम किया तो इसे हम क्या बोलेंगे, अल्ट्रा वायर एक्ट ऑफ कंपनी, और ये हमेशा क्या होगा, वॉइड होगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। तो क्या हुआ, अगर आप डिपार्ट हुए किससे, ऑब्जेक्ट से, तो इसे क्या बोला जाएगा, अल्ट्रा वायर एक्ट बोला जाएगा, और ये क्या होंगे, वॉइड। और इसको रेटिफाई भी नहीं किया जा सकता।
बाद में शेयर होल्डर से क्या नहीं कर सकते, अपना नहीं सकते। क्यों नहीं अपना सकते? क्योंकि ये काम कंपनी ही नहीं कर सकती। तो जब ये काम कंपनी कर ही नहीं सकती तो इसके लिए हाँ कैसे कही जा सकती है? इवन बाय द असेंट ऑफ होल बॉडी ऑफ शेयर होल्डर। होल बॉडी ऑफ शेयर होल्डर मतलब 100% शेयर होल्डर, सारे के सारे शेयर होल्डर भी अगर एग्री हो जाए तो भी अल्ट्रा वायर एक्ट को रेटिफाई नहीं किया जा सकता। क्या इसका मतलब यह है कि कंपनी अपने ऑब्जेक्ट को चेंज नहीं कर सकती? बताओ, चेंज करके फिर वो काम कर लो ना। ऑब्जेक्ट में लिखा हुआ एक्स और आप वाई काम करके फिर उसको रेटिफाई करना चाहते हो, ये अलाउड नहीं है। ठीक है? क्या मैं मेमोरेंडम को ऑल्टर कर सकता हूं? हाँ, टू वाइडन द स्कोप ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या इसका मतलब ये है मैं अपना ऑब्जेक्ट चेंज नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकते हो, बट हमेशा किस किस हिसाब से होगा? प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट ओनली। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट? आज के बाद, पहले चेंज करो, आज के बाद आप ये नया काम कर सकते हो। एक वर्ड यूज होता है रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, पता है ना? बैक डेट से, बैक डेट से नहीं होगा जी वैलिड वो, पहले चेंज करो फिर वो काम करो। ऐसा नहीं कि पहले मैं ऑब्जेक्ट क्लोज से बाहर चला गया और बाद में मैं उसको अप्रूव कर दूं, नहीं हो सकता। पॉइंट सब में आ गया? नोट द रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। क्लियर है? ओके। कंपनी में डू एनीथिंग विच इज इंसिडेंटल द ऑब्जेक्ट। हाँ, आप वो काम कर सकते हो जो किससे लिंक्ड हो? ऑब्जेक्ट से लिंक्ड हो। सर समझ नहीं आया। एक कंपनी जो है उसने कहा कि हमारा काम क्या है? फ्रूट ट्रेडिंग का है, हमारा काम का है। तो फ्रूट ट्रेडिंग के लिए फ्रूट्स खरीदे, तो आ रहा है या नहीं आ रहा है? आया। कंपनी ने वुडन बॉक्सेस खरीदे, वुडन बॉक्सेस खरीदे, बताइए ऑब्जेक्ट में आएगा? हमने पूछा क्या बात भाई वुडन बॉक्सेस क्यों खरीदे? कहता फ्रूट पैक करने के लिए भाई साहब। कंपनी ने एक बिल्डिंग खरीदी, हमने कहा बिल्डिंग क्यों खरीदी है? कहता सर अभी तक किराए पे थी बिल्डिंग, हर महीने किराया देना पड़ता था, हमारा प्रॉफिट ठीक ठाक हुआ है, अब हमने बिल्डिंग खुद की खरीद ली। तो बताओ क्या बिल्डिंग खरीदना आपके ऑब्जेक्ट में है? अरे सर स्टोर बना रहे हो उसको, ये किससे रिलेटेड है? हमारे बिजनेस से रिलेटेड है। अच्छा, कहानी चेंज। डायरेक्टर ने 4 बिल्डिंग खरीद ली, हमने कहा 4 बिल्डिंग किस लिए खरीद ली? क्या सस्ती मिल रही है सर, और इस एरिया में प्रॉपर्टी के रेट बढ़ेंगे, जब रेट बढ़ेंगे तब बेच देंगे। अरे भाई तुम फ्रूट ट्रेडिंग कर रहे हो, रियल एस्टेट का काम कर रहे हो। तो यहां पर जो आपने 4 बिल्डिंग खरीदी है ये सोच के कि जब रेट बढ़ जाएंगे तब बेच देंगे, तो ये तुम्हारे ऑब्जेक्ट क्लोज के अंदर नहीं आ रहा है, ये अल्ट्रा वायर एक्ट हो जाएगा। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा है क्या कंपनी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती? कर सकती है, बट उनके ऑब्जेक्ट क्लोज में लिखा होता है कि हमारा मेन काम ये है और हम अपना पैसा क्या कर सकते हैं? इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, उसके बाद ही आप इन्वेस्ट कर सकते हो, नहीं तो आप पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकते। पॉइंट क्लियर? अब आया वर्ड ये डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर। डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर, बताओ क्या था ये, क्या इफेक्ट था इसका? सबसे पहले अगर अल्ट्रा वायर एक्ट हुआ है, अगर अल्ट्रा वायर एक्ट हुआ है तो कंपनी को रोका जा सकता है। कंपनी गेट एन इंजंक्शन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंजंक्शन? रोकना, स्टे, स्टे करो, टू रिस्ट्रेन इट फ्रॉम प्रोसीडिंग विद इट। अगर कंपनी अल्ट्रा वायर एक्ट कर रही है तो मेंबर क्या कर सकते हैं? एनी मेंबर ऑफ द कंपनी कैन गेट एन इंजंक्शन टू रिस्ट्रेन फ्रॉम प्रोसीडिंग इट। ये कोर्ट से ऑर्डर लाके कंपनी को क्या कर सकते हैं? रोक सकते हैं कि भैया आप ये काम नहीं कर सकते। नीदर पार्टी इवन आउटसाइडर कैन नॉट sue फॉर एनफोर्समेंट ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ सच एग्रीमेंट। कोई भी पार्टी जो है वो केस नहीं कर सकती, कैन नॉट sue आएगा, कैन नॉट sue फॉर एनफोर्समेंट ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ सच एग्रीमेंट। ठीक है, क्योंकि क्या होते हैं? वॉइड एब इनिशियो। इसके बारे में डिटेल में आगे है अल्ट्रा वायर एक्ट के बारे में। लाइबिलिटी क्लॉज, फोर्थ क्लॉज कौन सा होगा? लाइबिलिटी क्लॉज। लाइबिलिटी क्लॉज कब प्रेजेंट होगा बताओ? इफ मेंबर्स लाइबिलिटी इज लिमिटेड। ये क्लोज तभी प्रेजेंट होगा जब कंपनी के मेंबर्स की लाइबिलिटी क्या हो? लिमिटेड हो। अगर ये क्लोज प्रेजेंट नहीं है तो इसका मतलब कंपनी कौन सी है? अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाली कंपनी है। अच्छा, इसमें बताना पड़ेगा, क्या बताना पड़ेगा? लिमिटेड किस चीज से हो? लिमिटेड बाय शेयर या लिमिटेड बाय गारंटी? अब बताओ, अगर कंपनी में मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड बाय शेयर है तो इसका मतलब क्या है? मेरे पास कंपनी के 1000 शेयर्स है,
एक शेयर 10 रुपए का है, मैंने 8 रुपए पे कर रखे हैं, और कंपनी अगर वाइंडिंग अप में चली जाती है तो मुझसे कंपनी मैक्सिमम कितना पैसा मंगवा सकती है? 2 रुपए पर शेयर। और कितने शेयर है मेरे पास? 1000। तो मैं मैक्सिमम कितना रुपए देने के लिए लायबल हूं? 2000 रुपए। इससे ज्यादा कंपनी मुझसे 1 रुपया भी नहीं मांग सकती। दैट liability or member is limited to the amount unpaid on the shares held by them। उससे ज्यादा 1 रुपया भी नहीं। मेरी लाइबिलिटी कहां तक लिमिटेड है? मेरे शेयर्स तक। जितने शेयर मैंने ले रखे हैं, मैंने ले रखे हैं 1000 शेयर, 10 रुपए का एक शेयर है, जिसमें से 8 मैं पे कर चुका हूं, तो कितने बाकी हैं? 2। तो मैं मैक्सिमम इतना पैसा और दूंगा जी, इससे ज्यादा 1 रुपया नहीं दूंगा। और इन लिमिटेड गारंटी बाय सॉरी लिमिटेड बाय गारंटी, जो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी होती है उसमें शेयर कैपिटल नहीं होती, उसमें शेयर कैपिटल नहीं होती। तो शेयर कैपिटल नहीं होती, बट कल को अगर कंपनी बंद हो गई और क्रेडिटर का पैसा पूरा नहीं चुकाया गया, तो फिर हम मेंबर को लाइबल कितने के लिए करें? क्योंकि अगर उसके पास शेयर होते तो हम ये देख लेते कि कितनी अनपेड वैल्यू है। अब इसके पास तो शेयर ही नहीं है। तो यहां पर जब हम मेंबर बनते हैं ना बेटा, अमाउंट अप टू विच ईच मेंबर अंडरटेक्स टू कंट्रीब्यूट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अंडरटेक? प्रॉमिस। जब आप अंडर सेक्शन 8 कंपनी एनजीओ एनपीओ, एनजीओ एनपीओ क्या होती है? लिमिटेड बाय गारंटी होती है। उसके मेंबर बनते हो ना, तो आपको एक क्लोज पे साइन करना पड़ता है कि कल को अगर ये कंपनी बंद हो जाती है और क्रेडिटर का पैसा पूरा नहीं चुकाया जाता है, तो मैं इतने रुपए की गारंटी देता हूं पैसा देने के लिए। सपोज 1 लाख रुपए। तो अगर कल को कंपनी बंद हो गई और क्रेडिटर का पैसा पूरा नहीं चुकाया गया, तो मैक्सिमम आपसे कितना पैसा मंगवाया जा सकता है? जितने की आपने गारंटी दी थी, जितने का आपने प्रॉमिस किया था, 1 लाख रुपए मैक्सिमम। और मान लो अगर क्रेडिटर का पैसा 1 करोड़ बाकी है, तो मैं क्या करूं सर? मेरी गारंटी कितने की थी? 1 लाख की, तो मैं कितना दूंगा? 1 लाख ही दूंगा। ठीक बात है ना? अब ये पैसा कहां डालना है? कंपनी के एसेट्स में, कंपनी के बैंक अकाउंट में। कब? इन द इवेंट ऑफ बीइंग वाउंड अप, while he was member or within 1 year after he ceases to be member। ये लाइन पहले सुनी हुई है। while he is a member or within 1 year from he ceases to be a member। सुना है कभी? पहले अकाउंट्स में एक चैप्टर होता था आपका लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। उसमें आता था ये लिस्ट ए कॉन्ट्रीब्यूटरी, लिस्ट बी कॉन्ट्रीब्यूटरी। जब कंपनी का वाइंडिंग अप हो जाता है ना बेटा, तो फिर जो ऑफिशियल लिक्विडेटर आता है वो आते ही 2 लिस्ट बनाता है, लिस्ट ए और लिस्ट बी। नाम से पता लग रहा है कॉन्ट्रीब्यूटरी। कॉन्ट्रीब्यूटरी मतलब जिनसे कॉन्ट्रीब्यूशन मंगवाया जाएगा। कंपनी की सारी एसेट बेच के पैसा पूरा नहीं हुआ भाई, पैसा मंगवाया जाएगा। किससे मंगवाया जाएगा? मेंबर से। कितना? अगर लिमिटेड बाय शेयर है तो अप टू अनपेड वैल्यू, और लिमिटेड बाय गारंटी है तो जितने अमाउंट की उसने गारंटी दी। अपन शेयर वाला पकड़ते हैं। आप लोग प्रेजेंट शेयर होल्डर हो, जिस दिन कंपनी बंद हो रही है ना, उस दिन आप लोग शेयर होल्डर हो, तो आपका नाम कहां आएगा? लिस्ट ए कॉन्ट्रीब्यूटरी में आपका नाम, और किस किस मेंबर का कितना किसा पैसा अनपेड वैल्यू है वो मंगवाएंगे। ठीक है? लिस्ट ए वाले बंदों से अगर पैसा रिकवर नहीं हो पाया, क्यों नहीं हो पाया? बंदा फरार है, बंदा इंसॉल्वेंट हो गया है, तो लिस्ट बी कॉन्ट्रीब्यूटरी में वो बंदे आते हैं जिन्होंने अपने शेयर ट्रांसफर किए थे लिस्ट ए वालों को 1 साल के भीतर भीतर, कंपनी के वाइंडिंग अप के 1 साल के भीतर भीतर। तो अगर ए वालों ने पैसा नहीं दिया ना, तो किससे रिकवर किया जाएगा? बी वालों से। सर नहीं समझ में आया। मैं मिस्टर मैं गौरव बंसल, समझिए, मैंने आपको शेयर बेचे थे 6 महीने पहले। ठीक है? पार्टली पेड अप शेयर है। 10 लाख रुपए के शेयर थे, 6 लाख रुपए मैं पे कर चुका था, 4 लाख रुपए आपको पे करने हैं। मैंने आपके नाम पे शेयर ट्रांसफर कर दिए। कंपनी चली गई वाइंडिंग अप में। ठीक है? कंपनी पहले पैसा किससे मांगेगी? मुझसे मांगेगी या प्रेजेंट शेयर होल्डर से मांगेगी? प्रेजेंट शेयर होल्डर से। 2-4 लाख रुपए आपने दे दिए, बात खत्म हो गई। आपने नहीं दिए, क्यों नहीं दिया? आप इंसॉल्वेंट हो गए, आप मिल नहीं रहे। ठीक है? अब किसको पकड़ा जाएगा? जिसने इस घटिया इंसान को शेयर ट्रांसफर किए। ये तो घटिया आदमी निकला यार, मेंबर होके पैसा कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा। तो इसको शेयर किसने ट्रांसफर किए? गौरव बंसल ने। अब उस घटिया इंसान को पकड़ो। तो वो मेरे पास आएंगे, कहता भाई साहब आपने उस बंदे को शेयर ट्रांसफर किए थे? कहता हाँ, वो तो गायब है जी।
अब 4 लाख रुपए कौन देगा? आप दोगे। मैं कहता मैं क्यों दूं, मैं तो मेंबर ही नहीं हूं। कहता है 1 साल के भीतर भीतर जिन्होंने शेयर ट्रांसफर किए थे उन सबको मेंबर की तरह ट्रीट किया जाएगा, अगर लिस्ट ए वालों ने पैसा नहीं दिया तो। पॉइंट समझ में आया? तो मेरे सर पे तलवार टंगी हुई है कि अनपेड वैल्यू मुझे देनी पड़ सकती है। कब तक टंगी रहेगी है? 1 साल तक। वाइंडिंग अप के 1 साल के बाद मेरी कोई सरदर्दी नहीं है। मतलब ट्रांसफर किए हुए अगर 1 साल से ज्यादा हो चुका है और कंपनी का वाइंडिंग अप नहीं हुआ, अब मेरी कोई सरदर्दी नहीं है। अब पढ़ के देखो दोबारा, किस किस मेंबर से पैसा मंगवाया जाएगा? लिस्ट ए कॉन्ट्रीब्यूटरी में कौन आता है? जो प्रेजेंट मेंबर है। लिस्ट बी में जिन्होंने शेयर ट्रांसफर किए हैं वाइंडिंग अप के 1 साल के भीतर भीतर। 1 साल से ज्यादा हो चुका है तो मेरा नाम लिस्ट बी में नहीं आएगा। क्लियर है? फिर आता है कैपिटल क्लोज। पांचवा क्लोज कौन सा आया? कैपिटल क्लोज। ये सिर्फ कब होगा? इफ कंपनी इज हैविंग शेयर कैपिटल। ऐसी कौन सी कंपनी है जिसमें शेयर कैपिटल नहीं होती भाई? लिमिटेड बाय गारंटी। जो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी होती है उसमें फिफ्थ क्लोज नहीं मिलेगा। क्या क्या चीजें लिखी होंगी इसमें? अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल, इसको हम क्या बोलते हैं? ऑथोराइज्ड कैपिटल। आपने ये वर्ड ज्यादा सुना होगा, ऑथोराइज्ड कैपिटल, रजिस्टर्ड कैपिटल, मैक्सिमम कैपिटल, नॉमिनल कैपिटल, कुछ भी बोल दो। एंड डिवीजन इनटू शेयर ऑफ फिक्स अमाउंट। फिक्स अमाउंट बोले तो फेस वैल्यू, ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स। तो अगर आपने कहा कि हमारी ऑथोराइज कैपिटल 5 करोड़ की है तो कितने शेयर है और एक शेयर की फेस वैल्यू कितनी है? आप कहते हो 5 करोड़ शेयर ही है, एक शेयर 1 रुपए फेस वैल्यू का, तो टाइप लिखना पड़ेगा उसमें 5 करोड़ शेयर 1 रुपया फेस वैल्यू। आप कहते हो 50 लाख शेयर है 10 रुपए फेस वैल्यू है, तो 50 लाख शेयर 10 रुपए फेस वैल्यू, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो गया? 5 करोड़। ऐसे लिखना पड़ेगा। लास्ट क्लोज जो आता है वो आपका आता है सब्सक्रिप्शन क्लोज। ठीक है, memorandum shall state in case of company having share capital number of shares each subscriber to memorandum intends to take indicated opposite his name। तो सब्सक्रिप्शन क्लोज में क्या होता है? बंदे का नाम, एड्रेस, ऑक्यूपेशन और उसके आगे कंपनी अगर बन गई तो कितने शेयर लेने के लिए तैयार है, ये लिखना पड़ता है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? फॉर्म्स मैंने बता दिए थे, फॉर्म्स एंड शेड्यूल। शेड्यूल 1 में एमओए और एओए का फॉर्मेट दिया हुआ है। टेबल ए बी सी डी ई एमओए का फॉर्मेट है और एओए का फॉर्मेट एफ जी एच आई जे। ठीक है, ये वाला पॉइंट यहां पर एक बार एंड हो रहा है। क्या कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी हो सकती है? हाँ हो सकती है। लिमिटेड बाय गारंटी में शेयर होल्डर होंगे? बोलो। नहीं सर, जब शेयर कैपिटल ही नहीं होगी तो शेयर होल्डर नहीं होंगे। तो उस कंपनी में सिर्फ वर्ड क्या यूज किया जाता है? मेंबर्स। क्या वर्ड यूज किया जाता है? मेंबर। देखो फाउंडेशन में हमें लगता था ना कि शेयर होल्डर और मेंबर एक ही बात है, मैं भी कहता हूँ 90% के केसेस में एक ही बात है। बट देखो जो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी होती है वहां पर शेयर होल्डर होते ही नहीं, वहां पर वर्ड क्या यूज होगा? मेंबर यूज होगा। ठीक है, अगर अगर आपके प्रोविजन, मेमोरेंडम के प्रोविजन में या आर्टिकल्स के प्रोविजन में, कब? जब कंपनी लिमिटेड बाय क्या हो? गारंटी हो। ठीक है, शेल नॉट हैव एनी पावर या क्लोज जिसमें आप एक पर्सन को यह पावर दो कि कंपनी के प्रॉफिट्स में वो भी शेयर कर सकता है। कंपनी का प्रॉफिट किसका होता है बेटा, मुझे बताओ? किसका होता है? मेंबर्स का। अगर मैं मेंबर नहीं हूं तो क्या कंपनी के प्रॉफिट में मुझे हिस्सा मिलना चाहिए? नहीं मिलना चाहिए। एमओए और एओए में कोई ऐसा क्लोज नहीं होना चाहिए जो अदर देन मेंबर को क्या देता हो? राइट टू पार्टिसिपेट इन कंपनीज प्रॉफिट, ये लिखा हुआ है। और अगर मेमोरेंडम में लिखा हुआ है कि हाँ मेंबर के अलावा भी इन बंदों को राइट टू पार्टिसिपेट इन प्रॉफिट मिलेगा, तो क्या ये क्लोज वैलिड है? ना। एग्जांपल लो इसका। एक कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या लिखा हुआ है? डायरेक्टर्स आर एंटाइटल्ड टू 10% प्रॉफिट ऑफ कंपनी। बताओ आपके अकॉर्डिंग ये लाइन वैलिड या इनवैलिड?
बोलो, इनवैलिड। डायरेक्टर मेंबर नहीं होते बॉस। अगर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है तो ओनली मेंबर कैन पार्टिसिपेट इन प्रॉफिट। इसके अलावा अगर कोई मेंबर को आप मेंबर अदर देन मेंबर को एंटाइटल कर रहे हो तो वो लाइन वैलिड नहीं होगी। क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें? आज के लिए काफी है इतना ही। आर्टिकल्स में कुछ करवाया था क्या? नहीं करवाया था? चलो, कौन सा? ये वाला? ये तो करवाया नहीं, नेम वाला, नेम तो कल करवाऊंगा। अच्छा, 15th पेज पे जो लिखवाया था ये तो नीचे वाला है, ये तो कल लिखवाया था, लास्ट पेज पे लिखवाया। कल लास्ट पेज पे लिखवाया था वो, किसी और से लिखो, मैं तो मैंने मिटा दिया। 102। ठीक है, आज इतना ही कर लो, कल नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे।